नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना। अभिमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिवार के अभिमत में मैंने आपके साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि फरवरी या मार्च में संभावित हैं उस पर चर्चा की थी और पूर्वांचल के बारे में आपको बताया था। आज आपके साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की 136 विधानसभा सीटों की चर्चा करूंगा। साथियों, कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उसी प्रकार से एक दूसरी कहावत है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी तक पहुंचने के लिए पश्चिमी यूपी में फतह जरूरी है। यानी कि कहें तो लखनऊ का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही वेस्टर्न यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों घमासान भी तेज हो गया है। आज प्रियंका गांधी वहां थी, अखिलेश यादव होकर गए और योगी आदित्यनाथ तो पूरा एक सप्ताह वहां पर अभियान चला करके गए हैं। तो यहां मैं आपको यह भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव की जो शुरुआत होती है, यानी कि जो प्रारंभिक सीटें हैं, वे पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके से होकर ही निकलती हैं। इस इलाके में जो पार्टी शुरुआती बढ़त बना ले उसके लिए आगे की राह आसान हो जाती है। ये आज तक के जो समीकरण हैं वो ऐसा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का भूगोल समझाऊं कि जिसमें कि मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बंदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद। माने तो ये सभी जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 126 जिलों में 26 जिलों में दोस्तों 136 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 109 सीटों पर कब्जा जमाया था। बहुत बड़ा रिकॉर्ड था दोस्तों ये। हालांकि अब हालात बदले हैं तथा किसान आंदोलन भी 2022 के चुनाव को पूरी तरह प्रभावित करेगा, यह बात तो तय है। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा जहां उन 109 सीटों की तरफ निगाह रखे हुए है, उसकी उन 27 सीटों पर भी पूरी नजर है जहां वह पिछला चुनाव हार गई थी। वहां कहीं तो पूरा फोकस किए हुए हैं। आपको वो सीटें मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि जहां भाजपा पिछला चुनाव हारी थी उनमें मेरठ में 7 सीटें हैं, जिनमें से एक भाजपा हारी और 7 जीती, यानी कि जो भाजपा हारी उसको सपा जीती। बागपत में एक सीट पर भाजपा हारी और उस सीट को आरएलडी ने चुनाव जीता। हालांकि बाद में आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक चुने गए थे वे भाजपा में शामिल हो गए। सहारनपुर में कुल 7 सीटों में से भाजपा 3 हारी। जो सीटें भाजपा हारी उनमें से 2 कांग्रेस ने जीती और एक सपा के खाते में गई। मुरादाबाद में 6 सीटें, जिनमें से भाजपा 4 जीती, भाजपा 4 सीटें हारी थी और उन चारों सीटों को समाजवादी पार्टी ने जीता था। अमरोहा में 4 सीटें हैं, जिनमें से एक भाजपा हार गई थी जिस पर सपा का प्रत्याशी जीता था। फिरोजाबाद में 4 सीटें हैं, जिनमें से एक पर भाजपा हारी थी, वहां भी सपा का प्रत्याशी जीता था। मैनपुरी में 4 सीटें हैं दोस्तों, 4 में से भाजपा को केवल 1 मिली थी, 3 हारी थी और वो तीनों समाजवादी पार्टी जीती थी। बंदायूं जिले में 6 सीटें हैं, 6 में से 5 पर भाजपा जीती और 1 पर सपा जीती। संभल में 4 सीटें, जिनमें से 2 पर भाजपा हारी, सपा जीती। जिला बिजनौर में 8 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 6 सीटें मिली थी और 2 सीटों पर सपा का कब्जा हुआ था। रामपुर की 5 में से 3 सीटें भाजपा को मिली थी और 2 जीती थी समाजवादी पार्टी। शामली में 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें भाजपा जीती और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। हापुड़ में 3 सीटें हैं, उनमें से 1 भाजपा हार गई थी, वहां पर बसपा का विधायक चुनाव जीता था। शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 1 सीट को भाजपा हार गई थी
और वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान बाजी मार गया था। मथुरा जो ब्रज नगरी है, कृष्ण की नगरी है, 5 सीटें हैं, उनमें से भाजपा 4 सीटें जीती और 1 पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता। हाथरस में 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 पर भाजपा जीती और 1 पर बसपा ने बाजी मारी, यानी कि ये वो 27 सीटें हैं जो भाजपा हार गई थी जिन जिलों में। बाकी 109 सीटें मैंने आपको पहले ही बताया कि भाजपा जीती थी, और इन हारी हुई सारी सीटों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब की बार फोकस कर रहे हैं। यानी कि 2017 में जिन जिलों में भाजपा हारी थी, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मजबूत दस्तक दे रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि 2022 में जब भाजपा की सरकार अगर बनेगी तो वहां पर वे विकास की गंगा बहाएंगे। दोस्तों, वापसी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मैं आपसे राजनीति की चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सहारनपुर से वहां शुरुआत होती है। सहारनपुर के एक मेरे परिचित साथी हैं जो कि राजनीतिक शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर भी हैं, मोहम्मद जावेद। वे बताते हैं कि आपने देखा भी था कि फरवरी 2022 से प्रियंका गांधी वहां कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू किया था उन्होंने, और वो सहारनपुर की शुरुआत की थी। उसका एक कारण यह भी है कि सहारनपुर ही एकमात्र वो जिला है जिस जिले ने कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर विजय दिलवाई थी। इसके अलावा एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो प्रदेश में राजनीति की शुरुआत होती है लोकसभा और विधानसभा सीटों की, वह भी सहारनपुर से ही होती है। तो मैंने बताया आपको कि कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में फरवरी 2021 से अभियान छेड़े हुए है। प्रियंका गांधी वाड्रा उसकी कमान संभाले हैं। जय जवान जय किसान के नारे के साथ उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया था। दोस्तों, भविष्य की राजनीति के बारे में आपको मैं आगे ले चलता हूं कि हालांकि आज कांग्रेस की राह उतनी आसान नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी कोशिश पूरी कर रही हैं। दोस्तों, जाटलैंड में, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाटलैंड माना जाता है, वहां नए सियासी समीकरण भी बन रहे हैं। एक तरफ हिंदू और मुस्लिम धर्म स्थलों पे जाकर के उसी जो समीकरण बन रहे हैं, उन्हीं के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा जो है एक अलग प्रकार की राजनीति कर रही हैं। वे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन दोनों स्थानों पर, धर्म स्थानों पर जा रही हैं जो हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थान है। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की तपिश और विपक्षी दलों की सक्रियता से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां विकास योजनाओं के शुभारंभ के नाम पर व संगठन की मजबूती के नाम पर लगातार दौरे कर रहे हैं। फरवरी माह में वे वृंदावन में थे, मथुरा में संत कुंभ की शुरुआत की थी। उसके बाद में आपको ध्यान होगा वो फरवरी वाला महीना जब संतों को अपने हाथ से योगी आदित्यनाथ ने भोजन खिलाया था, प्रसाद कराया था। आपको मैं एक बात और बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद वह जिला है, वह एरिया है कि जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक तरह से बड़ी भारी पटखनी दी थी। मुरादाबाद मंडल में 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। इसको देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खासकर मुरादाबाद, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश 18 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें कानून व्यवस्था, स्वच्छता कार्यक्रम, निराश्रित गोवंश, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, गन्ना मूल्य का भुगतान, गन्ना मूल्य पर आपके साथ में आगे चर्चा करूंगा। ये उनके मुख्य कार्यक्रम हैं जिन पर वे नियमित रूप से मुरादाबाद मंडल सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन की गर्माहट झेल रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना और गन्ना किसान हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। आरोप लगता रहा है कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलता, गन्ने की जो कीमत होनी चाहिए वो नहीं बढ़ती है। तो इस वर्तमान सरकार में भी
गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य बहुत कम बढ़ाए जाने का आरोप के साथ राजनीतिक लामबंदी शुरू है। गन्ने का मूल्य न बढ़ाए जाने से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत योगी सरकार से खफा हैं। नरेश टिकैत कहते हैं कि जो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती थी या करती है या करती रही है, उस सरकार ने 4 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। ऐसे में सरकार की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है। गन्ने का मूल्य ना बढ़ने को भी टिकैत, किसान व भारतीय किसान यूनियन मुद्दा बनाकर किसानों के बीच हैं और किसानों का समर्थन ले रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुगर बाउल के रूप में मशहूर जिले के मुजफ्फरनगर के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन बताते हैं कि विपक्षी पार्टियों की पूर्ववर्ती सरकारों ने जहां गन्ना किसानों को भुगतान दिलाने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, वहीं भाजपा सरकार न केवल किसानों को समय पर भुगतान कराया है, बल्कि गन्ने का मूल्य भी अपेक्षाकृत बढ़ा है। तो साथियों, गन्ना और किसान आंदोलन आप मान के चलें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोनों मुद्दे रहेंगे। इसके साथ साथ खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो भाजपा की ताकत है वह केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार है, बूथ स्तर तक इनका मजबूत संगठन है, स्वर्ण और ओबीसी मतदाताओं में भाजपा की पकड़ है। लेकिन बड़ी कमजोरी यह है कि किसान आंदोलन चल रहा है, प्रभावी जाट और किसान नेता का अभाव है। और अगर माने तो भाजपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर और पश्चिम उत्तर प्रदेश सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर निर्भर है। वैसे भाजपा में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रमुख नेता हैं, उनमें भूपेंद्र चौधरी जो आजकल पंचायती राज मंत्री हैं, सुरेश राणा जो गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री हैं, तथा संजीव बालियान चर्चित चेहरा है, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं। किसान आंदोलन में बालियान साहब को विरोध भी बहुत झेलना पड़ा है। तो ये भाजपा के प्रमुख नेता हैं। अब जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी, जो वहां उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनके सबसे बड़ी ताकत तो आज यह है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ सपा वहां की उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसको यादव और मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफा समर्थन प्राप्त है, पिछले लोकसभा चुनाव में सामने आया था। अब जो समाजवादी पार्टी की कमजोरी है वह यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा के पास सर्वमान्य प्रभावी मुस्लिम नेता इस समय नहीं है। मुस्लिम विरोधी मतदाताओं में ढीली पकड़ भी है समाजवादी पार्टी की, और ओबीसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा। समाजवादी पार्टी में हालांकि मुख्य चेहरा तो अपना अखिलेश यादव ही हैं, लेकिन साथ साथ रामगोपाल यादव जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राजेंद्र चौधरी एमएलसी हैं वहाँ से। इसके साथ साथ संजय गर्ग जो समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सहारनपुर से विधायक रहे हैं, वे पूरी तरह से वहाँ पर पार्टी के पक्ष में जुटे हुए हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय ऐसा लगता है, पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा कि प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज प्रशांत किशोर पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। तो इस समय कांग्रेस वैसे पूरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार पर आश्रित है। तो बहुजन समाज पार्टी दलित व मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन तो लिए हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा में विश्वास की कमी है। और देखने में यह भी आया कि पिछले दिनों लगातार बसपा के नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी कमजोर भी हुई है। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब की बार किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, ये तो तय है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी किसानों की, उसमें किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट की चोट देने का ऐलान किया था। ध्यान होगा आपको, बड़ा महाकुंभ था किसानों का। किसान आंदोलन की नाराजगी और जाट वोटों के काट की तलाश में जुटी भाजपा अब इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी जातियों को सहेजने में लगी है
और इसे अमली जामा फैलाने में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तथा वे खुद इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को जाट समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित करता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद भाजपा जाटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम यूपी में इस समय ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, वैश्य समाज के साथ साथ जाट और गुर्जर जैसी जातियों को अपने पक्ष में लामबंद कर लिया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को सियासी तौर पर जबरदस्त फायदा मिला 2013 के बाद से, और उसका असर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तथा 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था। किसान आंदोलन के चलते अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा का समीकरण, जो मैंने पहले आपको बताया, वह पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भाजपा के बड़े नेता जाति की सियासत से परहेज करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखें तो भाजपा ने खुल्लम खुल्ला कहीं ना कहीं जाति का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ समय पहले ही अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समाज से होने की बात याद दिलाई थी। आपको ध्यान होगा जब उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने गए थे प्रधानमंत्री जी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या का 17% लगभग जाट है और वे किसानी का कार्य करते हैं। भाजपा की कहीं ना कहीं सोच है कि किस तरह उन्हें अपने खेमे में लाया जाए, अपने पाले में लाया जाए। इसके समानांतर मैं आपको और बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह सोचकर चल रहे हैं, भाजपा यह सोचकर चल रही है कि हो सकता है कि जाट समुदाय साथ ना जुटे, तो दूसरे पक्षों को साधने की भी कयावत चल रही है। मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में एक धनगर समाज है, उसको मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों ही प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का विचार करने की सहमति दी थी कि हम विचार करेंगे इस बात पर कि धनगर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाए। मित्रों, धनगर समाज अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ओबीसी समुदाय में अति पिछड़ी जातियों में आता है, जिन्हें अलग अलग इलाके में गडरिया, बघेल, पाल और धनगर जातियों के नाम से जाना जाता है। ब्रजखंड, रोहेलखंड और बुंदेलखंड के जिलों में पाल जाति काफी अहम मानी जाती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा में धनगर समाज काफी संख्या में है। बंदायूं से लेकर बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और हाथरस जैसे जिलों में ये लोग बघेल उपजाति के तौर पर लिखते हैं। इसके अलावा अवध के इलाके में फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड के तमाम जिलों में 5 से 10 हजार की वोट हर सीट पर, यानी कि पाल बिरादरी यानी कि धनगर समाज के वोटों की है। आपको बता दूं कि धनगर समाज लंबे समय से मांग करता रहा है कि अनुसूचित जाति में उनको शामिल किया जाए, और एसपी बघेल जो यानी कि आगरा से लोकसभा चुनाव जीते थे और अभी पिछले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल किया था। हालांकि उनके एससी होने को लेकर विवाद भी है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने धनगर समाज को एससी में जल्द शामिल होने का आश्वासन देकर बड़ा दांव चल दिया है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुर्जर समाज को भी साधने में जुटे हुए हैं। बिजनौर में मेडिकल कॉलेज खोला गया तो नोएडा के दादरी के मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 9वीं सदी के शासक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय के लोग काफी समय से सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते रहे हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि जब आप ध्यान करेंगे, जब मुख्यमंत्री मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने गए थे तो उस समय राजपूत समाज ने कुछ विरोध भी किया था और राजपूतों में गुर्जर समाज के लोगों में कुछ गतिरोध भी रहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे साध गए। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं।
गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, सहारनपुर और कैराना जिले की लगभग 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका अदा करता है। मान ले तो इन सभी जो मैंने आपको बताया, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर समाज की 20,000 से लेकर लगभग 70-75 हजार के आसपास तक वोट हैं। एक दौर में गुर्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता रहे बीजेपी के हुकम सिंह हुआ करते थे, जो कैराना के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना खासा असर रखते थे। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में, दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है यह भी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर 5 गुर्जर समुदाय के विधायक जीतकर आए थे, जो मैंने ऊपर आपको एरिया बताए। उनमें अवतार सिंह भड़ाना, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, तेजपाल नागर, प्रदीप चौधरी और नंद किशोर शामिल हैं। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना आज भाजपा छोड़ चुके हैं। टेक्निकल रूप से तो भाजपा में हैं, लेकिन वे खुद को भाजपा में नहीं मानते। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अशोक कटियार को एमएलसी के साथ साथ कैबिनेट में भी जगह दी हुई है। इसके साथ साथ आप देखें, नोएडा के व्यवसायी और गुर्जर नेता सुरेंद्र नागर को भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है। नागर साहब 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, गुर्जर समाज से हैं, कैराना से सांसद भी गुर्जर रहे और हुकम सिंह जी की मृत्यु के बाद में बने शून्य को वो भरने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जब बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की हो रही है तो राष्ट्रीय लोकदल और जयंत की बात होना तो लाजमी है, जरूरी है, और वहां का जो राजनीतिक समीकरण है आज के हालात में वह और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। जयंत चौधरी पहली बार वर्ष 2009 में सांसद जब बने थे, उनकी उम्र उस समय 30 वर्ष से भी कम थी और माना जाए तो दुष्यंत चौटाला के बाद जयंत चौधरी थे जो सबसे कम उम्र के सांसद बने। हालांकि 2009 की संसद में जयंत चौधरी ही सबसे छोटी उम्र के सांसद थे। अब आप पिछले समय से देखेंगे कि मई 2021 में राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो और जो उस समय के अध्यक्ष थे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का स्वर्गवास हो गया। अब इस समय राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति का पूरा दारोमदार जयंत चौधरी पर आ चुका है। दोस्तों, जयंत चौधरी यूथ आइकॉन है, युवाओं में उनकी पकड़ है और किसान आंदोलन के दौरान और पिछले जो लगभग 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चलते रहे उसके अंदर उन्होंने दिखा दिया कि वे अपना दम रखते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान दिलाऊं, 4 अक्टूबर 2020 को हाथरस में जो एक कथित गैंगरेप का मामला आया था, सामूहिक दुष्कर्म का, और दलित किशोरी की हत्या का मामला था, उसके अंदर जब पूरा सख्त पहरा था पुलिस का, तो पीड़ितों से मिलने के लिए सबसे पहले आरएलडी सुप्रीमो यानी कि जो आज के सुप्रीमो हैं जयंत चौधरी सीधे उनके घर पहुंच गए थे। हालांकि बाद में लाठीचार्ज भी हुआ और उनको लाठी भी लगी थी। उस समय जयंत चौधरी ने दावा किया था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता और वे पीड़ितों से, शोषितों से मिलते रहेंगे। 4 अक्टूबर 2020 के बाद जो दूसरा घटनाक्रम शुरू हुआ वह आया 4 अक्टूबर 2021 को, यानी कि लखीमपुर खीरी में, जब एक किसान आंदोलन में कांड हुआ। उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र की कार ने किसानों को कुचल दिया। तब भी सबसे पहले लखीमपुर खीरी पहुंचने वालों में जयंत चौधरी ही शामिल थे। वो भी तब जब बहुत सख्त पुलिस का पहरा था, बहुत सख्त तरीके से पुलिस लगाई गई थी। इसके बावजूद भी सबसे पहले जयंत चौधरी किसानों के बीच में पहुंच गए थे। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की एक विरासत रही है, चौधरी चरण सिंह का एक नाम रहा है। चौधरी चरण सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता रहे हैं और उनकी विरासत को चौधरी अजीत सिंह ने अच्छे से संभाला था। हालांकि 2017 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपना वह प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन आज के हालात में जो आज स्थिति जो बनी हुई है उसके अंदर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जयंत चौधरी एक मंझे हुए नेता के रूप में सामने तो आ रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम बताएगा कि वहां का परिणाम किस प्रकार का रहेगा। और जयंत चौधरी बड़ी साफ गोई से एक बात और कह चुके हैं कि
उनका समाजवादी पार्टी के साथ में लगभग गठबंधन होने जा रहा है। तो दोस्तों 2019 का जो चुनाव गया लोकसभा का, उस समय भी आप ध्यान कीजिए कि 6 सांसद मुस्लिम चुने गए, और वो इसलिए चुने गए कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट व मुस्लिम समाज ने एक तरह से माने तो राजनीतिक गठबंधन कर लिया था। 2014 की संसद में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था, और 2019 की संसद के अंदर उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से 6 सांसद चुने गए थे। यदि वही वाली स्थिति आज भी बनी तो यादव, मुस्लिम प्लस जाट, ये तीनों मिलकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश रोजाना की पूरी नजर रहेगी। चुनाव जब शुरू होगा और उससे पहले भी देश रोजाना समय समय पर आपको चुनाव का अपडेट देता रहेगा। आपको हम चुनावी गतिविधियों के बारे में बताते रहेंगे। आज हमने अभिमत में आपके साथ चर्चा की है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। कल के अभिमत में आपको मैं बुंदेलखंड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अभिमत का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर अपनी राय जरूर दें, और इसके साथ साथ ही देश रोजाना चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के अभिमत में इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।